हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 23 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम लोग रोज एक डाटा एंड कोट डिस्कस करते हैं, तो लेट्स सी द कोट फर्स्ट। तो आप देख सकते हो आज का जो कोट है आप सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो एंड फार्मर रिलेटेड इश्यू है तो वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। इफ द फार्मर इज रिच देन सो इज द नेशन। अगर फार्मर रिच है तो राष्ट्र भी रिच है, क्योंकि फार्मर एंड उनके जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड एंड अगर कंसीडर किया जाए फार्मर्स के पॉपुलेशन का तो अप्रोक्स 50% पॉपुलेशन फार्मिंग में एंगेज्ड है। सो अगर ये अपनी लाइवलीहुड को अच्छा कर पाते हैं, इनकी इनकम अच्छी जनरेट हो पाती है, तो ओवरऑल जो हमारा देश है वो रिच होगा। हमारी जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो एक्सपेंड करेगी। दैट इज द कोर ऑफ दिस कोट एंड ये बेसिकली अमित कलंतरी के द्वारा दिया गया है। कोट के बाद चलते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट डाटा एंड फैक्ट जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान काफी ज्यादा न्यूज में है एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस, इस पर तैयारी होनी चाहिए। एंड इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये याद रखना कि इंडिया ने काफी अच्छा खासा जो इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में कर रखा है वेलफेयर एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में। तो ओवरऑल $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अफगानिस्तान में किया है। और अगर अफगानिस्तान में डिसस्टेबिलिटी या फिर पावर इनस्टेबिलिटी आती है तो फिर भारत के जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकते हैं। दैट्स वाई भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में पीसफुल सरकार हो एंड भारत के भी स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, आपको पता है। एक तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और भी बहुत सारे कंसर्न्स हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इस फैक्ट को आपको याद रखना है। एक और फैक्ट आप याद रख सकते हो, जीएस पेपर 3 टॉपिक एग्रीकल्चर में आपका आएगा। शांता कुमार कमिटी के जो 2015 रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर हम जाएं तो सिर्फ और सिर्फ 6% जो फार्म हाउस होल्ड है वो अपने व्हीट और राइस गवर्नमेंट को बेचते हैं, वो भी एमएसपी रेट पर। समझ रहे हो, ओनली 6%। यस, तो इससे क्या निकल कर आता है कि इवन गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड द एमएसपी प्रोविजन बट सारे के सारे फार्मर्स इस प्रोविजन को नहीं एंजॉय कर पाते हैं एंड इसका मतलब वो अपने प्रोडक्ट्स अंडर प्राइस्ड में ही बेचते हैं। तो ये दो फैक्ट आप याद रखो। और रेलेवेंस यानी कि एमएसपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, हालांकि आते रहते हैं क्वेश्चंस, तो वहां पर आप यूज करोगे। एंड फार्म प्रोटेस्ट एंड जो विथड्रॉल हुआ फार्म एक्ट का, इससे भी आप जोड़ सकते हो उस फैक्ट को। तो होप ये दोनों फैक्ट आपको मदद करेंगे आपके आंसर राइटिंग में। लेट्स मूव टू द डिस्कशन फर्स्ट। तो पहला आर्टिकल बेसिकली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो टैरिफ को वो रेगुलेट करती थी मेजर पोर्ट्स पर, खासकर वो प्रोजेक्ट जो पीपीपी के अंतर्गत डेवलप किए गए हैं, अब गवर्नमेंट डीरेगुलेट करेंगी टैरिफ्स को। डीरेगुलेट ऑफ टैरिफ का मतलब क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट जो है वो मार्केट पर छोड़ेंगी टू डिसाइड व्हाट शुड बी द टैरिफ रेट। सो बिफोर डिस्कसिंग लेट्स मूव टू द सिलेबस। तो आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट के अंतर्गत ये आपका कवर होगा। तो मैंने आपको बताया वो सारे मेजर पोर्ट्स जो पीपीपी प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप किए गए हैं। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट टैरिफ डिसाइड करती थी, अब क्या होगा कि गवर्नमेंट नहीं बल्कि मोर और लेस मार्केट पर छोड़ा जाएगा टैरिफ के लिए। तो ये जो टैरिफ गाइडलाइन रिलीज की गई है यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से, वो बेसिकली जो न्यू मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 लाई गई है उसी के अकॉर्डिंग ये गाइडलाइन रिलीज की गई है। एंड
ये जो एक्ट है आपको ही पता है नवंबर 2021 से लागू हो गया है। एंड इस एक्ट में बातें क्या हुई हैं, तो जो पहले के टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट जो टैरिफ डिसाइड करते थे, मैंने आपको बताया, उनसे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो हटा दिए गए हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आ रहा है। अब बात करते हैं कि ऐसा करने की जरूरत गवर्नमेंट को क्यों पड़ी। तो बेसिकली जो पीपीपी कंसेशनरीज हैं, पीपीपी कंसेशनरीज यानी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स कह सकते हो, जो पीपीपी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्वेस्ट करते हैं, तो जो आपके पीपीपी कंसेशनरीज हैं एट द मेजर पोर्ट्स, इनको दिक्कतें होती थी बिकॉज इनको टीएएमपी के अंतर्गत अपना फंक्शंस ऑपरेट करना पड़ता था, यानी कि ये फ्री नहीं थे टैरिफ डिसाइड करने के लिए। दैट्स व्हाई इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अफेक्ट होती थी। लेकिन एट द सेम टाइम जो प्राइवेट ऑपरेटर्स या पीपीपी कंसेशनरीज जो नॉन मेजर पोर्ट्स पर ऑपरेट करते हैं, इनको फ्री छूट दी गई थी कि वो टैरिफ मार्केट कंडीशन के अनुसार चार्ज करे। तो अब क्या होगा कि इवन मेजर पोर्ट्स पर भी जो पीपीपी कंसेशनरीज हैं वो टैरिफ को एज पर द मार्केट कंडीशंस चार्ज कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक प्रकार से बेनिफिट पीपीपी कंसेशनरीज को मिला है फॉर द मेजर पोर्ट्स। एंड दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि फिलहाल अगर एक डाटा के अनुसार देखें तो जो मेजर पोर्ट्स पीपीपी कंसेशनरीज हैं, यानी कि वो पीपीपी कंसेशनरीज जो मेजर पोर्ट्स पर ऑपरेट करती हैं, लगभग 50% ऑफ द टोटल ट्रैफिक जो हैंडल की जाती हैं सारे के सारे मेजर पोर्ट्स के द्वारा, 50% ये पीपीपी कंसेशनरीज वाले मेजर पोर्ट्स हैंडल करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई रिलेवेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। की हाईलाइट की बात करें तो क्या बातें कही गई हैं कि जो आपके कंसेशनरीज हैं मेजर पोर्ट्स के, उनको अलाउ किया जाए कि वो टैरिफ सेट करे मार्केट डायनेमिक्स के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ जो गाइडलाइंस है वो एप्लीकेबल होंगी किनके लिए, तो आने वाले फ्यूचर पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग वो सारे प्रोजेक्ट्स जो अभी बिडिंग स्टेज में ही हैं, उनके लिए भी ये गाइडलाइंस लागू होंगी। एंड गवर्नमेंट ने कंसेशंस भी मैंडेट किए हैं इन द टैरिफ फॉर ट्रांसशिपमेंट एंड कोस्टल शिपमेंट, यानी कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कंसेशन प्रोवाइड करती है, कंसेशन यानी कि रिबेट एक प्रकार से मान लो, जो वो ऑलरेडी प्रोवाइड करती हैं फॉर द ट्रांसशिपमेंट एंड कोस्टल शिपिंग, तो वो तो चलेंगी टू ऑल द पीपीपी फ्यूचर कंसेशनरीज। तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल रॉयल्टी देनी पड़ती है अगर ट्रांसशिपमेंट कार्गो होता है, तो ये रॉयल्टी अभी भी देनी पड़ेगी, लेकिन पहले ये रॉयल्टी ज्यादा देनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल 1.5 टाइम्स द नॉर्मल कंटेनर रॉयल्टी देनी पड़ती थी, लेकिन अब ओनली 1.0 टाइम्स, यानी कि एक ही टाइम्स, या फिर यूं कह सकते हो कि इट इज इक्वल टू द नॉर्मल कंटेनर रॉयल्टी। उसी प्रकार से कोस्टल कार्गो के लिए जो कंसेशनरी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 40% ऑफ द रॉयल्टी जो वो पे करते हैं फॉरेन कार्गो के लिए वो देना पड़ेगा, पहले 60% दिया जाता था। तो ये दो इंपॉर्टेंट चेंजेस की गई हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो आपके कंसेशनरीज हैं पीपीपी कंसेशनरीज, इनके पास ज्यादा इनकम बचेगा, ज्यादा प्रॉफिट बचेंगी और अल्टीमेटली ये इन्वेस्ट कर सकती हैं इन द प्रोजेक्ट एज वेल। एंड जब हम बात करते हैं कोस्टल कार्गो, तो कोस्टल कार्गो का मतलब समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है और इंडिया के एक पोर्ट से प्रोडक्ट को डिलीवर किया गया भारत के ही दूसरे पोर्ट में, तो वो हो गया आपके कोस्टल कार्गो शिपिंग। एंड अगर हम बात करें ट्रांसशिपमेंट शिपिंग या ट्रांसशिपमेंट कार्गो की, तो इसके तहत भारत के एक पोर्ट से प्रोडक्ट अगर डिलीवर किया जाता है या मंगाया जाता है टू द पोर्ट ऑफ डिफरेंट कंट्री, तो वो हो गया आपका ट्रांसशिपमेंट कार्गो। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 1
कंप्लीटली डिस्कस किए। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 जो अभी हाल फिलहाल में पेश की गई थी। ये इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन करेगा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है, क्योंकि इन्होंने ही प्रपोजल डाली थी कि ये जो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट किए जाएं, यानी कि कुछ लॉज में अमेंडमेंट किए जाएं, जिसमें एक सजेशन तो ये था कि जो आधार कार्ड है उसको लिंक कर दिया जाए वोटर आईडी कार्ड से। आपने भी इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं ये जो आपका है, इट विल बी कवर्ड अंडर द आर्टिकल नंबर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत कवर होगा। तो ये जो बिल है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने के लिए लाई गई है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि जो इलेक्टोरल रोल डाटा है यानी कि वोटर आईडी कार्ड, उसको आधार इकोसिस्टम से लिंक किया जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, अच्छे से याद रखना है। इलेक्टोरल रोल को क्लीन बनाएगा, यानी कि जो फेक वोटर्स हैं, घोस्ट वोटर्स हैं, वो अब वोट नहीं कर पाएंगे। डुप्लीकेशन ऑफ नेम्स जो हो जाती थी, यानी कि एक व्यक्ति के 2-3 वोटर आईडी कार्ड देखने को मिल जाते थे, एक ही व्यक्ति का नाम 2-3 कंस्टिट्यूएंसीज में देखने को मिल जाता था, तो ये सब समस्याएं एलिमिनेटेड हो जाएंगी। एंड जो प्रिंसिपल है कि एक व्यक्ति को एक ही वोटिंग का अधिकार है, ये प्रिंसिपल भी सस्टेन्ड होंगी। एंड ऐसा इसीलिए बिकॉज एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड होता है, आपको पता है, बिकॉज इट गेट्स वेरीफाइड बाय ऑल द बायोमेट्रिक डाटा, इसलिए उसका कॉपी नहीं हो पाता है। दैट्स वाई जो डुप्लीकेशन ऑफ नॉर्म्स नेम्स है वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। अगर आधार को लिंक किया जाता है वोटर आईडी से, एक कंसर्न आपको पता है, ब्रीच ऑफ राइट टू प्राइवेसी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को पुट्टास्वामी जजमेंट में एक फंडामेंटल राइट्स माना था अंडर आर्टिकल 21। तो राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच हो सकता है, यानी कि डाटा का इधर उधर किया जा सकता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि ये जो लिंकिंग है वो कंपलसरी नहीं है, तो क्या जो बिल के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये भी देखने की बात होगी, बिकॉज लिंकिंग इज नॉट कंपलसरी। लेकिन आपको ही पता है गवर्नमेंट शुरुआती दौर में कंपलसरी नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे वो कंपलसरी हो जाती है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जहां पर आधार मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आपको आधार डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, तभी आपका काम होता है जनरली। ये तो ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा। एंड नेक्स्ट इज योर कि जो नॉन सिटीजन्स है वो भी गलती से वोटिंग राइट्स पा सकते हैं। यस, बिकॉज आधार जो है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है। एंड एक बात आपको पता होनी चाहिए कि इवन आधार इश्यू की जाती है आपके नॉन सिटीजन्स को भी, अगर वो लंबे समय तक भारत में रहते हैं, बिकॉज आधार इज व्हाट, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो जो नॉन सिटीजन से हो सकता है उनको भी वोटिंग राइट मिल जाए गलती से, तो ये तो फिर संवैधानिक प्रोविजन के खिलाफ होगी, बिकॉज ओनली द इंडियन सिटीजन्स कैन वोट। तो ये बातें हैं। एंड अगर हम बात करें और क्या रिफॉर्म्स पेंडिंग है जो एड्रेस करने की जरूरत है, पहली बात तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट की जाती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का या फिर कमिश्नर्स का, उनको डीपॉलिटिसाइज किया जाना जरूरी है। और वो तभी होगा जब एक ब्रॉड बेस्ड कॉलेजियम सिस्टम नाम रिकमेंड करेंगी एंड देन अपॉइंटमेंट होगा। क्योंकि अभी फिलहाल इनके जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करते हैं। एंड ब्रॉड बेस्ड कॉलेजियम का मतलब ये हुआ कि जैसे लेट से कि आप सीवीसी है यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उनको नियुक्त करना है तो एक बॉडी होती है डेडिकेटेड जो रिकमेंड करती है नाम को और अल्टीमेटली फिर अपॉइंटमेंट की जाती है इस हिसाब से। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जो नंबर ऑफ फेजेज इलेक्शन में होती हैं उसको भी कम किया जाए। तो नंबर ऑफ फेजेज के कारण क्या होता है कि जो देश है वो लंबे समय तक इलेक्शन मूड में रहता है और अल्टीमेटली जो वेलफेयर स्कीम्स है वो प्रॉपरली लागू नहीं हो पाती, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स है वो इंगेज रहते हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। दैट्स वाई ये सब चीजें अफेक्ट करती है इकोनॉमी को भी कह सकते हो या फिर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। एंड
नेक्स्ट इज योर स्टेट फंडिंग हो पॉलिटिकल पार्टीज का, कैसे? तो एक डेडिकेटेड नेशनल इलेक्टोरल फंड हो और इस फंड से फंडिंग की जाए पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन द बेसिस कि उन्होंने कितने वोट्स प्राप्त की है। एंड नेक्स्ट इज योर पॉलिटिकल पार्टीज के जो एक्सपेंडिचर करने की लिमिट है इस पर लिमिट लगाया जाए। अदरवाइज जो नए एंट्रेंस होंगे, अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उनको भी बराबर का मौका मिले। अदरवाइज मनी एंड मसल पावर के कारण क्या होंगे, ये जो न्यू एंट्रेंट्स होंगे वो काफी ह्यूज कंपटीशन फेस करते हैं, अल्टीमेटली जीतने के चांसेस भी मिनिमाइज हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ आपको पता होगा कि जो इलेक्शन कमीशन है फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर तो कर पाती है, लेकिन जब बात करें डी रजिस्टर की तो डी रजिस्टर नहीं कर पाती है। तो ये भी याद रखना है। तो इलेक्शन कमीशन को पावर दिया जाए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर भी कर सके। एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को लाया जाए। अभी फिलहाल क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई 10 वोट लाया है और अगर कोई पार्टी 9 वोट लाया है या कैंडिडेट, तो फिर जो 10 वोट वाले जीत जाएंगे तो 9 वोट वाले व्यक्ति का, कैंडिडेट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, ये हर व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन होगा, हर पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन होगा इनटू द सिस्टम, इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम, इनटू द पार्लियामेंट। एंड साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है सो दैट सोशल मीडिया रेगुलेशंस को मजबूत किया जा सके, बिकॉज सोशल मीडिया काफी ज्यादा एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है इन इन्फ्लुएंसिंग द वोटर प्रेफरेंसेस। बिकॉज आजकल व्यक्ति सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो फिर जो भी कंटेंट उनके सामने दिखाई जाती है उस कंटेंट से वो प्रभावित हो जाते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड। फॉर एग्जांपल फेक न्यूज की चलन ज्यादा हो गई है, तो फेक न्यूज के कारण क्या हो सकता है, वोटर प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ सकती। तो ये बातें निकल गई। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल, विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट एडजर्न्ड सिन डाई। तो ये तो आपने कल सुना होगा, विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का है वो अब बेसिकली एडजर्न सिन डाई घोषित कर दी गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। एंड सिलेबस की तरफ हम ध्यान देते हैं सबसे पहले। तो ये जो आपका सिलेबस है, पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस, पावर एंड प्रिविलेज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। तो वैसे अगर देखा जाए तो शेड्यूल्ड डे से ठीक एक दिन पहले इस विंटर सेशन को एडजर्न कर दिया गया है। एंड अगर हम बात करें इस बार के सेशन की प्रोडक्टिविटी की, तो लोकसभा में मात्र 82% प्रोडक्टिविटी थी, राज्यसभा में और भी कम 48% प्रोडक्टिविटी देखने को मिली है। ठीक है। और जब हम बात करते हैं एडजर्नमेंट सिन डाई का मतलब ये हुआ कि जब हम पार्लियामेंट के सिटिंग को, याद रखना है, पार्लियामेंट के सिटिंग को टर्मिनेट कर देते हैं इनडेफिनिट पीरियड के लिए, तो ये हो गया एडजर्नमेंट सिन डाई। एंड ये जो एडजर्नमेंट सिन डाई की पावर है किसके पास है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, इसके पास है। ठीक है। एंड अगर हम बात करें कुछ कंसर्न्स की, तो एक तो ये कि पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। कैसे डिक्लाइन हो रही है उसको सब्सटेंटिएट करने के लिए आपको एक डाटा होना जरूरी है। तो पीआरएस रिपोर्ट के अनुसार 15th लोकसभा के पीरियड को अगर देखें 2009 से 14 के बीच, तो फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस हुआ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का। एंड इसके कारण लोकसभा सिर्फ 61% ऑफ इट्स शेड्यूल टाइम तक वर्क करी एंड राज्यसभा ओनली 66% ऑफ इट्स शेड्यूल टाइम, यानी कि बाकी के समय जो है वो बर्बाद हो गए, वो इनएफेक्टिव रहे। वो हो सकता है एडजर्नमेंट में चले गए होंगे या फिर यूं कह सकते हो बॉयकट में चले गए होंगे। तो इन सब के कारण आप देख सकते हो जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो रही है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं बिकॉज ये काफी ज्यादा बर्निंग इश्यू है। अब बात करते हैं कि आखिरकार फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस एंड डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी के कारण क्या है। तो एक तो ये कि कंट्रोवर्शियल मैटर पर डिस्कशन होना एज वेल एज मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन होना, तो इनके कारण टाइम काफी ज्यादा इसमें चला जाता है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज बिल, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल, इन सब में ज्यादा टाइम डेडिकेट किया गया। तो एक तो ये बात हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पार्टीज हैं वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रही हैं। ये भी आपने देखा होगा अगर आप न्यूज चैनल को फॉलो करते हो। एंड
डेडिकेटेड टाइम की कमी है फॉर द अनलिस्टेड डिस्कशन, यानी कि वो डिस्कशन जो अनलिस्टेड है उनको एक डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए कि उसके बियॉन्ड डिस्कशन ना हो, ताकि जो इम्पोर्टेंट बिल्स है उस पर डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो फॉर दिस एंड ड्यू टू दिस ये जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी देखने को मिल रही है। एज वेल एज पार्टी पॉलिटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पार्टी पॉलिटिक्स कीवर्ड आपको याद रखना है। इसके एडवर्स इम्पैक्ट क्या होंगे? तो अकाउंटेबिलिटी घटती दिख रही है, बिकॉज अब प्रोडक्टिविटी ही ज्यादा नहीं है, तो अल्टीमेटली जो बिल पर प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटी में जानी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। तो एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम होती नजर आ रही है, और इसके कारण बिल हैस्टी में पास हो सकते हैं। एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू इनइफेक्टिवनेस ऑफ द पार्लियामेंट कमिटीज। ये मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट्री कमिटीज की इनइफेक्टिवनेस बढ़ सकती हैं एंड बिल्स आर पास्ड इन हैस्ट। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ट्रिगर्स ऑर्डिनेंस राज। अब बिल्स पार्लियामेंट में पास ही नहीं हो रही है, अब कोई बिल लानी है, जरूरी है, तो अब उसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया जाने का प्रयास किया जाएगा। तो यस, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। एंड हिंड्रेंस टू द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एज वेल। क्या किए जा सकते हैं? तो एनुअल कैलेंडर क्रिएट किया जाए सिटिंग के लिए, यानी पार्लियामेंट्री सिटिंग के लिए एनुअल कैलेंडर क्रिएट किए जाए, एंड सिटिंग डेज की संख्या बढ़ाई जाए, एंड enhance the opportunities of discussion for opposition parties। तो अपोजिशन पार्टीज के साथ जो डिस्कशन होती है, डिस्कशन अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने की जरूरत है, ब्रोडेन करने की जरूरत है, एंड मेंबर्स को ट्रेन करने की जरूरत है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स ऑफ टॉयज इनटू इंडियन मार्केट। तो अच्छी बात है, जो टॉयज का इंपोर्ट किया जाता है भारतीय मार्केट में उसमें डिक्लाइनिंग देखने को मिली है, एंड ये कहीं ना कहीं खुशखबरी की बात है। बिकॉज अगर हम बात करें इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टॉयज, बिकॉज बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है भारत में, और ऐसे में अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट होता है तो भारत की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, और जो क्वालिटी हम चाहते हैं वो भी प्राप्त होगी, एंड जो व्यक्ति या फिर कंपनी इंगेज्ड है टॉयज मैन्युफैक्चरिंग में इन इंडिया, उनको भी काफी ज्यादा लाभ होगा। तो ये हमने डिस्कस किया, बट लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो आर्टिकल नंबर 4 देख सकते हो, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्रीलिम्स के लिए याद रखने, ट्रेडिशनल टॉयज एंड स्टेट। तो चनापटना टॉय या किन्नाल टॉयज कहाँ पर है? कर्नाटका में। चनापटना और किन्नाल कर्नाटका में। एतिकोपका टॉयज या कोंडापल्ली टॉयज कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। एंड निर्मल टॉयज आपको पता होगा तेलंगाना में। थंजावुर गोलू डॉल्स या चोपू सामान तमिलनाडु में। लैफदिबी कहाँ पर है? मणिपुर में। एंड अशर कांडी टेराकोटा टॉयज ये कहाँ के हैं? असम के। एंड संबलपुर टॉयज एंड पेपर माश एंड स्टोन टॉय ये कहाँ के हैं? ओडिशा के। एंड नेक्स्ट इज योर चनाकना, जो कि एक टॉय है जिसमें शीटी लगी होती है। एंड घुगु जो रेटल बॉक्स है बेबीज के लिए। एंड लट्टू जो स्पिनिंग टॉप आपने सुना होगा। एंड हैंडवाई याद रखना, किचन सेट, ये सब आपके पंजाब के हैं। एंड थिगड़ा ढिंगला ये आपके गुजरात के, ठीक है। तो एक डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 का जो पीरियड है, इस पीरियड में लगभग 53.58% का डिक्लाइन हुआ है इंपोर्ट ऑफ टॉयज में, जो क्लासिफाई की गई हैं HSN कोड 9503 के अंतर्गत, एज कंपेयर टू द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो काफी बड़ा डिक्लाइन परसेंटेज कह सकते हो, 53.58% का डिक्लाइन। उसी प्रकार से वो टॉय जो इंपोर्ट की जाती हैं दैट आर क्लासिफाइड अंडर HSN कोड 9505, इसमें भी डिक्लाइन हुआ है इंपोर्ट का बाय 37.61% इन द सेम पीरियड, दैट इज 2020-21 एंड 2019-20। एंड HSN की बात करें तो HSN बेसिकली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को कहा जाता है। इसके तहत हर टॉयज का या फिर जो भी गुड्स हैं, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो, उनको एक कोड दे दिया जाता है, सो दैट
उस प्रोडक्ट्स को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। ये नाम कौन देता है? तो ये नाम देता है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन हो सके गुड्स का। एंड अब बात करते हैं हमारे देश में लोकल टॉय इंडस्ट्री को प्रमोट करने की जरूरत क्यों है? तो बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली बात तो ये कि 1.5 बिलियन डॉलर वैल्यू का जो टॉय है भारत में 2020 में इंपोर्ट किया गया है, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट आप देख सकते हो चाइना एंड ताइवान। आप भी कोई टॉय प्रोडक्ट देखते होगे तो लिखा रहता होगा मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान। तो काफी ज्यादा डिपेंडेंसी रही है टॉयज के इंपोर्ट की फॉर चाइना एंड ताइवान। तो ये डिपेंडेंसी कम होगी और ये हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा। तो जो रेवेन्यूज प्रोड्यूस होंगे वो भारत में ही रह जाएंगे और भारत के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे। एंड जो स्टडी कंडक्ट की गई क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, इसने रिवील किया है कि जो 67% है इंपोर्टेड टॉयज, वो टेस्टिंग सर्वे को पास करने में फेल हो जाती हैं। दैट्स वाई फॉर द सेफ्टी कंसर्न इट इज वेरी नेसेसरी कि हम इन टॉयज को लोकली इंडिया में प्रोड्यूस करें, बिकॉज जो टेस्टिंग सर्वे है उसे फेल कर दी जाती हैं या फिर फेल हो जाती हैं इन द टेस्टिंग। और 67% है, ऐसा नहीं कि 5-6%, 67% ऑफ द टॉयज फेल्स इन द टेस्टिंग सर्वे विच इज कंडक्टेड बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सेफ्टी कंसर्न्स रेज करता है। करंटली टॉय इंडस्ट्री प्राइमरली अनऑर्गेनाइज्ड है, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि बहुत सारे जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं वो टॉयज मैन्युफैक्चर करती है, अल्टीमेटली सेल करती है इन द मेला फेस्टिवल्स। ये बात हो गई। अब बात करते हैं स्टेप्स क्या ली गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रमोट द टॉय इंडस्ट्री। तो एक तो 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को अप्रूवल दी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंडियन टॉय स्टोरी ये लाई गई है टू बूस्ट द लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टॉयज एंड नीड बेस्ड इंटरवेंशन टॉय इंडस्ट्री के लिए इन द 13 आइडेंटिफाइड हैंडीक्राफ्ट टॉय क्लस्टर एंड नेशनल टॉय फेयर ये प्लान की गई है फरवरी 2021 में, जो कि हो चुकी है बेसिकली। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, ये भी याद रखना, अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टॉय मेकिंग ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्टूडेंट्स को फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड्स ऑनवर्ड्स। ये भी याद रखना है ना। स्किल भी दी जा रही है टॉय मैन्युफैक्चरिंग की। तो टॉय मैन्युफैक्चरिंग, टॉय मेकिंग ये आपका इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्टूडेंट्स को फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड्स ऑनवर्ड। नेक्स्ट इज योर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021। ये कुछ मॉडिफिकेशन की जाएंगी सो दैट इसमें जो डिमांड एंड क्लाइमेटिक टारगेट भारत ने सेट कर रखे हैं उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो ये जो आपका नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, एनईपी मतलब नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है यहाँ पर, ठीक है, ये रिविजिट कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट जो है एनईपी 2005 को रिवाइज कर रही है एंड एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है जिसका नाम है एनईपी 2021। और ये ड्राफ्ट किया जाएगा स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सपर्ट कमिटी के द्वारा, बिकॉज क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स भारत का काफी ज्यादा है और उसको फुलफिल करना है, तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को देखें तो जो डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर वो हमारी काफी ज्यादा है एंड अल्टीमेटली कोल डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एंड भारत को अपने क्लाइमेटिक टारगेट्स को फुलफिल करने हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को कार्बन फ्री बनाना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में जाना होगा। तो ये बातें तो हैं, लेकिन सिलेबस में हम देखते हैं, सिलेबस में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी के अंतर्गत ये कवर होगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो एनईपी 2021 है ये फोकस करेगा कि किस प्रकार से हम ऑप्टिमम रेगुलेटरी अरेंजमेंट प्रोवाइड करें फ्यूचर के लिए, एज वेल एज कुछ जो सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं उसका एक फ्रेमवर्क भी तैयार हो एंड नए मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएं जो पास्ट के अचीवमेंट्स पर आधारित होंगे, एलोंग विद कैसे इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है उसके लिए रास्ते क्या है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाए। एंड की ऑब्जर्वेशंस जो कमिटी ने किए हैं इलेक्ट्रिसिटी फीड स्टॉक के ऊपर, तो एक तो कोल के लिए क्या ऑब्जर्वेशन है, तो जो कोल बेस्ड जनरेशन है उसको जरूरत है भारत के लिए
बिकॉज अभी फिलहाल जो अन्य कॉमर्शियल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस होती हैं कि वो कोल को रिप्लेस कर दे। दैट्स वाई कोल बेस्ड जनरेशन विल बी नीडेड टू मीट द बेस लोड एंड बैलेंसिंग द रिक्वायरमेंट्स टिल कॉमर्शियली वायबल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन नहीं निकल कर आते हैं, है ना। अगर कॉमर्शियली वायबल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस अगर हाई मात्रा में हो रही है तो फिर जाहिर सी बात है कोल बेस्ड जनरेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से नहीं आ रही है कि कोल बेस्ड जनरेशन को रेगुलेट या कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा है आपका न्यू कोल बेस्ड पावर जनरेशन, ये न किए जाए, यानी कि नए कोल पावर जनरेशन हम लोग स्टेब्लिश करें, ये ना हो अनलेस अगर ओल्डर यूनिट्स को रिप्लेस करने की बात हो या फिर अगर नॉन फॉसिल सोर्सेस हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर रही हैं तब जाके एक्सपेंड किया जा सकता है। लेकिन फोकस किया जाए कि एक्सपेंशन ना हो कोल बेस्ड पावर जनरेशन का, एक्सेप्ट व्हेन देयर इज नेसेसरी। एंड रिटायरमेंट ऑफ ओल्डर थर्मल पावर जनरेशन यूनिट, ये तो बात कही गई है कि थर्मल पावर जनरेशन यूनिट्स का रिटायरमेंट यानी कि इसको बंद किया जाए, बिकॉज काफी ज्यादा पॉल्यूटिंग होते हैं, प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी इसकी बहुत ही गड़बड़ होती है। एंड साथ ही साथ एग्जिस्टिंग थर्मल प्लांट शुड बी इंसेंटिवाइज कि वो रेट्रोफिटिंग कर सके एंड फ्लेक्सिबल ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो जो ग्रिड ऑपरेशन है उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, तभी जाके जो रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोइंग रेशियो है उसको मीट किया जा सकेगा। और देख सकते हो फैक्ट आप याद रख सकते हो, इंडिया के जो टोटल एनर्जी जनरेशन है वो 1990 एंड 1991 के कंपैरिजन में 5.85 पर एनएम ग्रो की है, यानी कि सिंस 1991 जो टोटल एनर्जी जनरेशन है भारत की वो 5.85% से ग्रो की है। लेकिन कोल अभी भी 55% ऑफ द इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी कोल से ही निकल कर आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 5.85% से ग्रो की है भारत में सिंस 1991, लेकिन फिर भी कोल के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 55% जो जनरेशन है एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी का वो कोल से ही निकल कर आता है। तो ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन कोल, और इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है आपको ही पता है क्लाइमेट के लिए ठीक नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम करने का प्रयास कर रही है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। लेट्स सी सम प्लेसेस इन न्यूज, इज देयर और नॉट। तो देयर इज नो प्लेसेस इन न्यूज। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।